स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सी एलिगेंस एक प्रकार का कृमि है जिसका उपयोग जैविक अनुसंधान में किया जाता है। 2. इसे मस्तिष्क अनुसंधान में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका तंत्रिका तंत्र जटिल है। 3. यह कृमि केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी सभी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सी एलिगेंस एक प्रकार का कृमि है जिसका व्यापक रूप से जैविक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र और विकासात्मक जैविकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। इस कृमि का तंत्रिका तंत्र जटिल है जिसमें 302 न्यूरॉन्स होते हैं जिसे पूरी तरह से मैप किया जा चुका है, अतः कथन 2 सही है। इस कारण यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन में एक आदर्श मॉडल माना जाता है। सी एलिगेंस कृमि दुनिया भर में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से मिट्टी और नमी वाले वातावरण में पाया जाता है, न कि केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का विकल्प चुना है जो सैटेलाइट संचार में वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित है। 2. विशेष रूप से वाणिज्यिक दूरसंचार में प्रशासनिक आवंटन की तुलना में नीलामी को अधिक पारदर्शी और बाजार कुशल माना जाता है। 3. दूरसंचार अधिनियम 2023 सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर नीलामी मार्ग की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का विकल्प चुना है जो सैटेलाइट संचार में वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित है, अतः कथन 1 सही है। विशेष रूप से वाणिज्यिक दूरसंचार में प्रशासनिक आवंटन की तुलना में नीलामी को अधिक पारदर्शी और बाजार कुशल माना जाता है, अतः कथन 2 सही है। दूरसंचार अधिनियम 2023 सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर नीलामी मार्ग की अनुमति देता है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आपदा जोखिम बीमा का उद्देश्य आपदाओं के बाद व्यक्तियों और सरकारों को पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना है। 2. पैरामेट्रिक बीमा सुनिश्चित करता है कि मुआवजा पूर्व सहमत मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिससे नौकरशाही जांच की आवश्यकता कम हो जाती है। 3. भारत ने पहले ही सभी क्षेत्रों में आपदा संबंधी बीमा लागू कर दिया है जिससे पूर्ण जोखिम कवरेज सुनिश्चित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आपदा जोखिम बीमा। आपदा जोखिम बीमा का उद्देश्य आपदाओं के बाद व्यक्तियों और सरकारों को पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। पैरामीट्रिक बीमा यह सुनिश्चित करती है कि मुआवजा पूर्व सहमत मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिससे नौकरशाही जांच की आवश्यकता कम हो जाती है, अतः कथन 2 सही है। भारत ने अभी तक सभी क्षेत्रों में पूर्ण जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आपदा संबंधी बीमा लागू नहीं किया है, लेकिन आपदा जोखिम प्रबंधन और बीमा में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख निवेशकों के साथ बड़े क्षेत्रीय क्लस्टर आवश्यक हैं। 2. भारत के मौजूदा कर कानून विदेशी विक्रेताओं के लिए सीमाओं के पार घटक सूची को सहजता से प्रबंधित करना आसान बनाते हैं। 3. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर यानी EMC योजना के तहत भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विश्व में सबसे बड़ा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए प्रमुख निवेशकों के साथ बड़े क्षेत्रीय क्लस्टर आवश्यक हैं, क्योंकि वे कुशल बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र विकास को सक्षम करते हैं, अतः कथन 1 सही है।
भारत के मौजूदा कर कानून विदेशी विक्रेताओं के लिए सीमा पार घटक सूची का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर चीन के शेनझेन जैसे वैश्विक क्लस्टरों की तुलना में बहुत छोटा है, जिससे इसकी वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता की क्षमता सीमित हो जाती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में लिंग चयन के ऐतिहासिक संदर्भ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लिंग चयन तकनीकें 1980 के दशक में अल्ट्रासाउंड तकनीक के आगमन के साथ ही महत्वपूर्ण हो गई। 2. राष्ट्रीय बाल लिंग अनुपात यानी CSR वर्ष 1971 में पहली बार समग्र लिंग अनुपात से नीचे चला गया। 3. सरकार ने 1978 में एक निर्देश जारी कर सरकारी अस्पतालों या प्रयोगशालाओं में एमनियोसेंटेसिस के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में लिंग चयन 1980 के दशक से ही महत्वपूर्ण हो गया, मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड तकनीक के दुरुपयोग के साथ, अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय बाल लिंग अनुपात यानी CSR वर्ष 1971 में नहीं बल्कि 2001 में ही समग्र लिंग अनुपात से नीचे चला गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 1978 में सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अस्पतालों में एमनियोसेंटेसिस के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र में वर्ष 1988 में लिंग निर्धारण परीक्षणों के खिलाफ कानून बनाया गया, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान नासा द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा ग्रही मिशन अंतरिक्षयान है, जिसकी सौर श्रृंखलाएं लगभग 100 फीट तक फैली हुई हैं। 2. यूरोपा क्लिपर मिशन शुक्र की बर्फीली सतह का अध्ययन करने तथा जीवन के संकेतों की खोज के लिए शुक्र की सीधी परिक्रमा करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान नासा द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा ग्रही मिशन अंतरिक्षयान है, जिसमें सौर श्रृंखलाएं लगभग 100 फीट तक फैली हुई हैं, जो लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार की हैं, अतः कथन 1 सही है। यूरोपा क्लिपर शुक्र की परिक्रमा नहीं करेगा बल्कि बृहस्पति की परिक्रमा करेगा, और डेटा एकत्र करने के लिए यूरोपा क्लिपर शुक्र की परिक्रमा नहीं करेगा बल्कि बृहस्पति की परिक्रमा करेगा, और डेटा एकत्र करने के लिए यूरोपा के लगभग 50 चक्कर लगाएगा, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। बता दें कि यूरोपा बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है जो अपनी बर्फीली सतह तथा इसकी सतह के नीचे तरल जल के विशाल महासागर होने के पुख्ता सबूतों के लिए जाना जाता है। इसे यूरोपा सौरमंडल में जीवन की संभावना के लिए सर्वाधिक आशाजनक स्थानों में से एक बन जाता है। अगला प्रश्न है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IBC भारत में ऋण संस्कृति में सुधार के उद्देश्य से शोधन अक्षमता समाधान हेतु समयबद्ध और ऋणदाता चालित प्रक्रिया प्रदान करता है। 2. IBC के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी NCLT की व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों पर अधिकारिता है। 3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान के लिए नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC 2016। IBC का उद्देश्य ऋण संस्कृति में सुधार हेतु समयबद्ध और ऋणदाता चालित शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। NCLT की अधिकारिता कंपनियों और सीमित देयता संस्थानों पर है, जबकि ऋण वसूली अधिकरण की अधिकारिता व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों पर है, अतः कथन 2 सही नहीं है। IBBI भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान के लिए नियम और विनियम तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रीडेटर ड्रोन के लिए भारत अमेरिका के समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत द्वारा खरीदे गए प्रीडेटर ड्रोन आसूचना, अनुवीक्षण, टोही मिशन और लड़ाकू अभियानों के लिए डिजाइन किए गए हैं। 2.
अनुवीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी 31 प्रीडेटर ड्रोनों को चीन के साथ भारत की उत्तरी सीमा पर तैनात किया जाएगा। 3. इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए सी गार्डियन ड्रोन शामिल है, जिनका उद्देश्य समुद्री अनुवीक्षण और पनडुब्बी रोधी युद्ध करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। प्रीडेटर ड्रोन के लिए भारत अमेरिका समझौता। प्रीडेटर ड्रोन आसूचना, अनुवीक्षण और टोही यानी ISR मिशनों का संचालन करने में सक्षम है और साथ ही लड़ाकू अभियानों के लिए हेलफायर मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस है। अतः कथन 1 सही है। इनमें से 16 ड्रोन चीन के साथ भारत की सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे और उनमें से 15 भारतीय नौसेना के लिए हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में समुद्री अनुवीक्षण बढ़ाने के लिए है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए समुद्री गार्डियन ड्रोन शामिल है, जिन्हें समुद्री अनुवीक्षण, पनडुब्बी रोधी युद्ध और अन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता और श्रम बल भागीदारी में भारत की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR में सबसे बड़ा लिंग अंतर है। 2. नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS 2022-23 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक है। 3. भारत की महिला LFPR चीन और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रम बल भागीदारी। भारत में श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर है। महिलाओं में 28.3% और पुरुषों में 76.1% के बीच 47.8% अंकों का अंतर है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं कार्यबल में बहुत कम भाग लेती हैं। अतः कथन 1 सही है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। अतः कथन 2 सही है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 में 24.6% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 41.5% हो गई। वहीं शहरी क्षेत्रों में केवल मामूली वृद्धि हुई है। भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर कई देशों की तुलना में बहुत कम है, विशेषकर जब भारत के पड़ोसी देशों से तुलना की जाती है, जहां चीन में यह 53.6%, भूटान में 53.5% और बांग्लादेश में 39.2% है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यूरोपीय यूनियन ने कारों से CO2 उत्सर्जन के लिए कड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं और फैसला किया है कि वर्ष 2035 तक केवल 0 उत्सर्जन वाले वाहन ही बेचे जा सकेंगे। कथन 2, वाहन उद्योग पारंपरिक रूप से कई देशों में विनिर्माण और नौकरियों की बैकबोन रहा है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय यूनियन ने कारों से CO2 उत्सर्जन के लिए कड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं और फैसला किया है कि वर्ष 2035 से केवल 0 उत्सर्जन वाले वाहन ही बेचे जा सकेंगे। अतः कथन 1 सही है। वाहन उद्योग पारंपरिक रूप से कई देशों में विनिर्माण और नौकरियों की बैकबोन रहा है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, लेजर व्हिस्लिंग डक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह आमतौर पर ईख से ढकी हुई झीलों और गांव के तालाबों जैसी आर्द्रभूमि में पाया जाता है। 2, IUCN के अनुसार इसे सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लेजर व्हिस्लिंग डक यह आमतौर पर ईख से ढकी हुई झीलों और गांव के तालाबों जैसी आर्द्रभूमि में पाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। IUCN के अनुसार इसे सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
वे रात्रिचर आहारक हैं जो दिन के समय झीलों और गीले धान के खेतों के आसपास झुंड में पाए जा सकते हैं। वे वृक्षों पर बैठ सकते हैं और कभी कभी वृक्ष के खोखले भाग में अपना घोंसला बना सकते हैं। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय भारत सहित 196 देशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। 2. पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम यानी PABS महामारी से संबंधित पैथोजन जीनोमिक डेटा को समान रूप से साझा करने का आदेश देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।